हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज पढ़ेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर, जिसके अंतर्गत यह पेपर 2021 का है। परीक्षा तिथि है 13 नवंबर 2021 और हिंदी विषय का यह पेपर है दोस्तों, और पूरा व्याख्यात्मक यह पेपर है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसी विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिक का ध्यान आकृष्ट किया है। तो कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जो है कि आकृष्ट किया है, भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया है? तो ये है हार्नले। कौन है? हार्नले। हार्नले ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया है। यही पहला प्रश्न था दोस्तों, जिसका ऑप्शन था विलियम जेम्स, ग्रियर्सन, बिम्स और हार्नले। आगे देखेंगे, डॉक्टर AFR हार्नले ने सन 1880 ईस्वी में आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया। इन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 भागों में विभाजित किया, जो इस प्रकार हैं। तो ये प्रश्न काफ़ी बनता है, व्याख्या पे आप विशेष ध्यान देंगे। पूर्वी गौड़ी, पश्चिमी गौड़ी और उत्तरी गौड़ी और दक्षिणी गौड़ी, ये 4 हैं। पहला है, आप देखेंगे पूर्वी गौड़ी। पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी तथा उड़िया। आप जब आप भारत का नक्शा देखेंगे ना, तो इस साइड पूरब साइड में सारे पढ़ेंगे। पूर्वी हिंदी, बंगला पड़ेगा, असमी और उड़िया पड़ेगा। पश्चिमी और गौड़ी, पश्चिमी गौड़ी के अंतर्गत पढ़ेंगे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी तथा पंजाबी। ये पंजाब वाला बेल्ट पड़ेगा। उत्तरी गौड़ी में गढ़वाली, नेपाली तथा पहाड़ी। और दक्षिणी हिंदी में मराठी पड़ेगा। डॉक्टर हार्नले के अनुसार जो आर्य मध्य देश अथवा केंद्र में थे, भीतरी आर्य कहा, तथा जो चारों ओर फैले हुए थे वे बाहरी आर्य कहलाए। जबकि डॉक्टर ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भाग 1 तथा बुलेटिन ऑफ द स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडी लंदन इंस्टीट्यूशन भाग 1 1920 अपना पहला वर्गीकरण निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत किया। अगर ग्रियर्सन के अनुसार पूछा जाएगा तो आप बताएंगे, बाहरी उपशाखा, जिसके अंतर्गत उत्तरी पश्चिमी समुदाय लहदा तथा सिंधी, दक्षिणी समुदाय मराठी, पूर्वी समुदाय उड़िया, बिहारी, बंगाली, असमिया। मध्य उपशाखा के अंतर्गत आता है मध्यवर्ती पूर्वी समुदाय, पूर्वी हिंदी। भीतरी उपशाखा केंद्रीय समुदाय, पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, फिरनी, खानदेशी तथा राजस्थानी। पहाड़ी समुदाय, पूर्वी पहाड़ी अथवा नेपाली, मध्य का केंद्रीय पहाड़ी तथा पश्चिमी। ये रहा व्याख्या दोस्तों जो है कि फर्स्ट नंबर प्रश्न का। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न कौन सा पूछा गया है। कुल 100 प्रश्न पूछे गए हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी भाषा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? मैथिली, अपभ्रंश, तमिल, तेलुगु। तो किसको कहा जाता है? अपभ्रंश को। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे इस प्रश्न की। अपभ्रंश भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्यिक रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा है। आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ पाएंगे। अपभ्रंश आर्य भाषाओं के मध्यकाल की अंतिम अवस्था, जो प्राकृतिक और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। अपभ्रंश में वे सभी भाषा वैज्ञानिक तथा तत्व परिलक्षित होते हैं जो इसके पूर्व की भाषाओं का पाली और साहित्यिक प्राकृतिक में है, तथा बहुत से नूतन तत्व समाहित मिलते हैं जो परिवर्तित आधुनिक आर्य भाषाओं की अमूल निधि बन गए। अपभ्रंश शब्द की उत्पत्ति अप धन अंश प्लस घ्रज प्रत्यय से मानी जाती है। सर्वप्रथम ब्याडी ने शब्द संस्कार से हीन शब्दों के लिए अपभ्रंश नाम का प्रयोग किया, जिसकी सूचना है भर्तृहरि के वाक्यपदीयम 5वीं शताब्दी ईस्वी में मिलती है। ब्याडी का संग्रह नामक मूल ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका। 150 ईस्वी पूर्व में विद्यमान महर्षि पतंजलि ने अपने भाष्य में, किसमें? महर्षि पतंजलि का नाम आपने खूब अच्छे से सुना होगा, ने अपने महाभाष्य में लिखा है, भूयांशो पद शब्दा अल्पिया सह शब्दा इति एकैकस्य ही शब्दस्य बहवो अपभ्रंशा, अर्थात
शब्द बहुत से हैं। कैसे हैं? बहुत से हैं। शब्द कम हैं, एक एक शब्द के अनेक अपभ्रंश मिलते हैं, जैसे गौ शब्द के गावी, गोड़ी, गोता, गोपोतालिका आदि कितने मिलते हैं? तो बहुत सारे शब्द मिलते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के 7 भेद माने हैं और उससे निर्गत आधुनिक भाषाओं को इस प्रकार से दिखाया है कि अपभ्रंश उससे निकलने वाली भारतीय आधुनिक आर्य भाषाओं तथा आर्य भाषाएं सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगड़ू, कन्नौजी, बुंदेली, राजस्थानी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी और गुजराती, अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मागधी, बिहारी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, बंगला, उड़िया, असमिया, खस, पहाड़ी हिंदी, पैसाची जिसका दूसरा नाम है लहंदा, पंजाबी, ब्राचोड़, सिंधी, महाराष्ट्री, मराठी। नेक्स्ट आप देखेंगे तीसरा प्रश्न। प्रश्न की व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, व्याख्या पे ध्यान दें। हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो ये प्रश्न बहुत इजी, सौरसेनी अपभ्रंश। ऑप्शन था मागधी अपभ्रंश, बी सौरसेनी, सी अर्धमागधी अपभ्रंश, डी पैसाची अपभ्रंश। अब इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। हिंदी की मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी सन तक उत्तर भारत में जो भाषाएं बोली जाती थी उनका सामान्य नाम प्राकृत था, किंतु प्रदेश भेद के इनके अलग अलग नाम पड़े। उस समय मथुरा और उसके आसपास का क्षेत्र सूरसेन कहलाता था। याद रखेंगे, यहाँ बोली जाने वाली भाषा सौरसेनी कहलाती थी। अशोक के समय के प्राचीन लेखों में इनका प्राकृतिक विशेषतः सौरसेनी का प्रयोग पाया जाता है। मागधी या मगही भाषा उत्तर भारत के मध्य पूर्व में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा था। एक प्रमुख भाषा है। इसका निकट का संबंध भोजपुरी, मैथिली भाषा से है और अक्सर ये भाषाएं एक ही साथ बिहारी भाषा के रूप में रख दी जाती हैं। किसमें रख दी जाती हैं? बिहारी भाषा के रूप में रख दी जाती हैं। मागधी उस प्राकृत का नाम है जो प्राचीन काल में मगध प्रदेश में प्रचलित थी। इस भाषा का उल्लेख महावीर और बुद्ध के काल से मिलते हैं। जैन आगमों के अनुसार तीर्थ कर महावीर का उपदेश इसी भाषा में अथवा उसी के रूपांतरण अर्धमागधी प्राकृत में होता था। पाली त्रिपिटक में भी भगवान बुद्ध के उपदेशों की भाषा को मागधी कहा गया है। किसमें? तो इनकी एक पुस्तक जो है गौतम बुद्ध की बहुत प्रसिद्ध थी, त्रिपिटक इसका नाम था। क्या नाम था? त्रिपिटक। इसमें भी जो है भगवान बुद्ध के उपदेशों की भाषा मागधी कहा गया है। मध्य भारतीय आर्य भाषा की भाषा अर्धमागधी संस्कृत और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह प्राचीन काल में मगध की साहित्यिक एवं बोलचाल की भाषा है। कैसी है? प्राचीन काल में मगध की साहित्यिक एवं बोलचाल की भाषा थी। पैसाची भाषा उस प्राकृतिक भाषा का नाम है जो प्राचीन काल में भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में प्रचलित थी। पश्तो तथा उसके समीपवर्ती भाषाएं पैचासी से उत्पन्न एवं प्रभावित पाई जाती थी। अब देखेंगे आज का चौथा प्रश्न। बघेली बोली को अवधी की दक्षिण शाखा किसने कहा? हरदेव बाहरी, कामता प्रसाद गुरु, भोलानाथ तिवारी, जॉर्ज गिरसन। तो किसने कहा? ये हैं हरदेव बाहरी। हरदेव बाहरी की पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिंदी व्याकरण के लिए, आप इसे देख सकते हैं। हरदेव बाहरी ने बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा कहा। क्या कहा है? दक्षिणी शाखा। हरदेव बाहरी 20वीं सदी के एक भारतीय भाषाविद, साहित्यिक आलोचक, कोशकार थे जो हिंदी, पंजाबी और इंडो आर्यन भाषाओं से संबंधित थे। उन्होंने प्रकाशन राजपाल एंड सन्स के सहयोग से सामान्य और तकनीक दोनों उद्देश्यों के लिए एक भाषी और द्विभाषी शब्दकोश का संकलन किया। जबकि कामता प्रसाद गुरु 1920 ईस्वी के लगभग 1 वर्ष तक इंडियन प्रेस प्रयाग से प्रकाशित बाल सखा तथा सरस्वती पत्रिकाओं का संपादन किया। अनेक भाषाओं का इन्हें अच्छा ज्ञान था, किंतु गुरुजी का असाधारण ख्याति उनकी साहित्यिक कृतियों से नहीं बल्कि उनके हिंदी व्याकरण के कारण है, जिसका प्रकाशन सर्वप्रथम नागरी प्रसाड़ी सभा काशी में अपनी लेखमाला में सन 1974 से 1976 ईस्वी के बीच किया और जो
संवत 1977 से, अब कोष्टक में जब 77 को देखेगा तो 1920 ईस्वी में पहली बार सभा के पुस्तकालय के रूप में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, तिवारी जी को आप देखेंगे हिंदी के शब्दकोशी और भाषा वैज्ञानिक आयाम को समृद्ध और संपूर्ण करने का सर्वाधिक श्रेय डॉक्टर तिवारी को मिलता है। उन्होंने लगभग 28 ग्रंथ प्रकाशित किए। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी पुरस्कार प्रदान करता है, जिसमें 40,000 रुपये नगद तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं। अब आपको याद रखना होगा भोलानाथ तिवारी का भी एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है हिंदी डिपार्टमेंट में काम करने वाले व्यक्तियों को। जॉर्ज ग्रियर्सन को हिंदी से अतिशय प्रेम था, इसलिए उन्होंने 33 वर्ष तक अथक परिश्रम कर असंख्य व्यक्तियों से पत्राचार एवं संपर्क स्थापित करके भारतीय भाषा एवं बोलियों के विषय में भरसक प्रमाणिक आंकड़े एवं विवरण एकत्र किए। बुद्ध और अशोक की धर्मलिपि के बाद ग्रियर्सन कृत सर्वे लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ही एक ऐसा पहला ग्रंथ है जिसमें दैनिक जीवन में बोली जाने वाली भाषाओं और बोलियों का दिग्दर्शन प्राप्त हुआ। तो आप देख रहे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन जो है कि पाश्चात्य विद्वान थे, इन्होंने भी हिंदी के लिए इतना सारा सब कुछ कार्य किया। ग्रियर्सन के जब हिंदी साहित्य का विकास उनकी उपलब्धियों पे आप जो है कि पढ़ रहे होंगे तो ग्रियर्सन को अच्छे से पढ़े होंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न नंबर 5, ब्रजबोली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? असमी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, बंगला। तो किसका है? बंगला का एक क्या है? रूप है। तो इसका आंसर होगा डी। अब देखेंगे इसकी थोड़ी सी व्याख्या। ब्रजबोली बंगला भाषा का एक कृत्रिम रूप है। ब्रजबोली उस काव्य भाषा का नाम है जिसका उपयोग उत्तर भारत के पूर्वी प्रदेश अर्थात मिथिला, बंगला, असम तथा उड़िया के भक्त कवि प्रधान रूप से कृष्ण की लीलाओं का वर्णन के लिए करते हैं। किसके लीलाओं के वर्णन के लिए करते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण के। ठीक है, आगे देखिए। नेपाल में ब्रजबोली में लिखे गए काव्य तथा नाटक मिले। कहाँ पे? नेपाल में ब्रजबोली में लिखे गए काव्य तथा नाटक मिले। इसे भी याद रखेंगे फैक्ट को। इस काव्य भाषा का उपयोग शताब्दियों तक होता रहा है। ब्रजबोली शब्द की उत्पत्ति, उस ब्रजबोली भाषा की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। यहाँ एक बात को स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि ब्रजबोली ब्रजभाषा नहीं, व्याकरण संबंधी दोनों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। क्या है? अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। जबकि असमी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की श्रृंखला में पूर्वी सीमा पर अवस्थित असम की भाषा को असमिया कहा जाता है। असमिया भारत के असम प्रांत की अधिकाधिक भाषा तथा असम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। इस भाषा असमी के बोलने वालों की संख्या 1.5 करोड़ से अधिक है। कितने करोड़ से? 1.5 करोड़ से अधिक है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की अत्यंत समृद्ध एवं सरस भाषा है। साहित्य जगत में आधुनिक काल से पूर्व ब्रजभाषा का ही बोलचाल था। यह मथुरा, वृंदावन, आगरा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, पश्चिमी ग्वालियर, अलीगढ़, मैनपुरी, बदायूं, बरेली आदि प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषा है। पश्चिमी हिंदी वास्तविक प्रतिनिधित्व ब्रजभाषा ही करती है। आप देखेंगे भोजपुरी को देखिएगा। भोजपुरी शब्द का निर्माण बिहार प्रांत जिला भोजपुर के आधार पर पड़ा है, जहाँ के राजा भोज ने इस जिले का नामकरण किया था। भाषाई परिवार के स्तर पर भोजपुरी एक आर्य भाषा है। भोजपुरी प्राचीन काल में कैथी लिपि में लिखी जाती थी। कैथी लिपि में देख रहे हैं, भोजपुरी की लिपि को याद रखिएगा, लिखी जाती थी। यह भाषा उत्तर प्रदेश के बनारस, वाराणसी, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ तथा बिहार के चंपारण, रांची आदि जिलों में बोली जाती है। तो ये फैक्ट दोस्तों बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर 6 ध्वनि कैसी ध्वनि है? तो बिल्कुल तालव्य है, लेकिन ऑप्शन देखेंगे ओष्ठ, दंतोष्ठ, व जो आएगा दंतोष्ठ में आएगा, तालव्य, जिह्वा मूली। उच्चारण स्थान के आधार पर 6 ध्वनि तालव्य ध्वनि है। 6 ध्वनि कैसी ध्वनि है? तो तालव्य ध्वनि है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंठ, तालव्य, तालु, मूर्धा दंत और ओष्ठ उच्चारण स्थान का अधिक प्रयोग होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 25 है। वर्गीय व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन। क का जो है कि उच्चारण स्थान, क से अंगा तक का कंठ है, च से इ तक का तालु है, ट से अढ़ तक का मूर्धा है, त से न तक का दंत है, प से वर्ग से
ओस्ट है। आप जैसे उच्चारण स्थान को पढ़ेंगे ना, पढ़ने से आप समझ पाएंगे। जैसे आपने पढ़ा क ख ग घ अंग, तो ये कंठ से आप बोलें। और जैसे च बोलेंगे च, तो ये तालु में जाके जीवा टच हो जाती है तो कहते हैं इसे तालव्य। ट वर्ग बोलेंगे जैसे ट ठ ड ढ अढ़, तो ना तो दांत में टच करती है ना पूरी तरीके से ऊपर जाके, ये दांत और तालु के बीच में टच करती है, जो खुरदुरा स्थान होता है जिसे मूर्धा कहते हैं। तालव्य देखेंगे और त वर्ग देखेंगे त थ द ध, ये पूरी तरीके से दंत को ही टच करती है। जब आप बोलेंगे ना तो अच्छे से समझ पाएंगे। इन 25 वर्णों को एक शब्द में उदित कहते हैं। क्या करते हैं? उदित कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? 343, 344, 351, 345। तो किसमें किया जाता है? 344 में। राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन अनुच्छेद 344 के अंतर्गत किया गया है। भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 344A में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1995 को श्री विजी खेर के अध्यक्षता में निम्नलिखित विषयों पर सिफारिश करने के लिए राजभाषा आयोग का गठन किया है। क्या किया है? तो विजी खेर का नाम याद रखेंगे, राजभाषा आयोग का गठन याद रखेंगे। संघ की सरकारी कामकाज के लिए हिंदी भाषा का क्रमशः अधिक से अधिक प्रयोग हो। क्या क्या लिखा गया आयोग में? पहला है, संघ के सरकारी कामकाज के लिए हिंदी भाषा का क्रमशः अधिक से अधिक प्रयोग हो। दूसरा है, संघ के कुछ सरकारी कामकाजों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की मनाही। तीसरा है, संविधान के अनुच्छेद 348 में वर्णित सभी अथवा कुछ कार्यों के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाए। संघ की नेक्स्ट देखेंगे चौथा, संघ का किसी खास कार्यों के लिए प्रयोग में आने वाले अंकों का रूप। पांचवा है, एक समग्र अनुसूची तैयार करना जिसमें ये बताया जाए कि कब और किस प्रकार संघ की राजभाषा तथा संघ एक राज्यों के बीच तथा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच संसार की भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का स्थान धीरे धीरे हिंदी भाषा ले। तो उस समय ये बनाया गया था और इस पे काम होना चाहिए। वर्तमान में इस पे काम भी हो रहा है। आप देखेंगे कि जो है कि बहुत सारे परिवर्तन भी हो रहे हैं सिलेबस के अंतर्गत, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर का, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो खगोष्ठी लिपि से हुआ। आप देखिए पहले देखिए 4 लिपियाँ है, सैंधव लिपि, खगोष्ठी लिपि, यूनानी लिपि और ब्राह्मी सॉरी दोस्तों, ये कौन सी लिपि है? तो ब्राह्मी लिपि। इसका आंसर होगा डी। अब देखेंगे ब्राह्मी लिपि को थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं। नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नागरी लिपि दोनों नेक्स्ट कई पॉइंट में हम देखेंगे। नागरी लिपि का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि प्राचीन काल में ब्राह्मी ही कहलाती थी, इसका कोई अलग नाम नहीं था। यदि नगर या नागर ब्राह्मणों से नागरी का संबंध मान लिया जाए तो अधिक से अधिक यही कहना पड़ेगा कि यह नाम गुजरात में जाकर पड़ा तथा कुछ दिनों तक उधर ही प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट देखेंगे दूसरी पॉइंट, बौद्धों के प्राचीन ग्रंथ ललित विस्तार में जिन 64 लिपियों के नाम बताए गए हैं उनमें नागरी लिपि का नहीं बल्कि ब्राह्मी लिपि का नाम है। ललित विस्तार का चीनी भाषा में अनुवाद 308 में हुआ था। ईस्वी सन 308 में हुआ था। जैनों के पन्नवड़ सूत्र और समवायांग सूत्र में 18 लिपियों के नाम दिए गए हैं, जिनमें पहला नाम बम्भी है। उन्हीं के भगवती सूत्र का आरंभ नमो बम्भिये लिपिये ब्रह्मी लिपि को नमस्कार से होता है। नागरी लिपि का सबसे पहला उल्लेख जैन धर्म ग्रंथ नंदी सूत्र के मिलता है, जो जैन विद्वानों के अनुसार 453 ईस्वी से पहले बना था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 9वां प्रश्न। आज का यह 9वां प्रश्न है दोस्तों। प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में क्या नाम है? देवनागरी, आनंदगिरी, नांदे नागरी, ब्रह्मा नागरी। तो ये क्या नाम है? तो नांदे नागरी। आपसे प्रश्न पूछ रहा है प्राचीन नागरी का दक्षिण में क्या नाम है?
तो ये है नांदे नागरी। अब देखेंगे प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में नांदे नागरी या नांदी नागरी के नाम से जाना जाता है। नांदे नागरी एक लिपि है जो नागरी लिपि से भी उत्पन्न है, जो ब्राह्मी से भी उत्पन्न है। नांदे नागरी लिपि को की पश्चिमी शैली है। नांदे नागरिक या नांदी नागरी में लिखित शिलालेख और पांडुलिपियां दक्षिण भारत के पश्चिमी भागों में, बस दक्षिण भारत के पश्चिमी भागों में जैसे महाराष्ट्र के दक्षिण छोर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि में प्राप्त हुए हैं। इसलिए नांदे नागरी या नांदी नागरी को नागरी की दक्षिणी शैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अब अगला प्रश्न है, उदंत मार्तंड पत्र खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया है खड़ी बोली में? तो ये भी देखिए आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लगा के रखिएगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है दोस्तों। और कैसा प्रश्न बना है आप इसे देखिए। प्रश्न का नेचर 10वां प्रश्न है आज का। उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ऑप्शन है हिंदुस्तानी भाषा, पूर्वी भाषा। ऑप्शन है हिंदुस्तानी भाषा, पूर्वी भाषा। आप देख पा रहे होंगे, देखिए हिंदुस्तानी भाषा, पूर्वी भाषा, मध्य देशीय भाषा और प्राच्य देशीय भाषा। तो इसमें से क्या है? तो सी है मध्य देशीय भाषा। उदंत मार्तंड खड़ी बोली का उल्लेख मध्य देशीय भाषा के नाम से किया गया। उदंत मार्तंड नाम से हिंदी भाषा में पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 में निकला था। तो इसीलिए 30 मई को पत्रकारिता दिवस भी मनाते हैं। इसीलिए देख रहे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, इसका प्रकाशन एवं संपादन पंडित जुगल किशोर शुक्ल स्वयं करते थे। अखबार का कार्यालय 37 अमरतल्ला लेन, कोलू तोला, कोलकाता में बड़ा बाजार के पास था। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट, उदंत मार्तंड ने हिंदी की खड़ी बोली और ब्रजभाषा बोलियों का मिश्रण लागू किया था, इसलिए इस पत्र के संचालन इसे मध्य देशीय भाषा कहते हैं। नेक्स्ट, उदंत मार्तंड साप्ताहिक पत्र पुस्तकाकार 12x8 इंच छपता था और हर मंगलवार को निकलता था। इसका मतलब ये साप्ताहिक पत्र था। ये प्रश्न पूछा जाता है, उदंत मार्तंड कैसा पत्र था? तो ये साप्ताहिक पत्र था। इसके कुल 79 अंक ही प्रकाशित हो पाए। दिसंबर 1827 में इसके प्रकाशन को बंद करना पड़ा। तो ये भी याद रखिए कब ये बंद हो गया, तो 1827 ईस्वी को। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? तो ये भी बहुत इजी प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन था श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, दुर्गा प्रसाद मिश्र, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन। आप देखेंगे हिंदी प्रदीप के बारे में पूरी समीक्षा। हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 1848 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु 1914 ईस्वी में। इसका प्रथम अंक 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसका विमोचन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग की देन थे और भारतेंदु मंडल के प्रधान सदस्य थे। प्रयाग में भट्ट जी ने हिंदी प्रवर्धिनी नामक सभा की स्थापना की थी और हिंदी प्रदीप पत्र को 33 वर्ष तक इसका संपादन एवं संचालन किया था। तो ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है, हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक इसका संचालन हुआ था। हिंदी प्रदीप पत्र में भट्ट जी अनेक निबंध दृष्टिगोचर होते हैं। भट्ट जी के अनेक निबंध दृष्टिगोचर होते हैं। प्रयाग के हिंदी साहित्य सम्मेलन ने भट्ट जी के कुछ निबंधों का संग्रह निबंधावली नाम से प्रकाशित भी करवाया था। बालकृष्ण भट्ट के अनेक प्रमुख कृतियां हैं, जिसमें आप देखेंगे निबंध में है भट्ट निबंधावली, साहित्य सुमन, उपन्यास है 100 अजान एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, नाटक है बाल विवाह, दंपत्ति, स्वयंवर, रेल का टिकट खेल, चंद्रसेन, अनुवाद है मृच्छकटिका, पद्मावती, वेड़ी संहार आदि। जबकि आप देखेंगे आगे श्रीनिवास दास का जन्म 1850 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1907 ईस्वी में। हिंदी के प्रथम उपन्यास के लेखक हैं। उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास का नाम है परीक्षा गुरु। ये है परीक्षा गुरु है। पर सब लोग ये भी कहा जाता है ना दोस्तों, परीक्षा भी एक गुरु होती है, जो हम अपने जो है कि पाठक वर्ग में नहीं सीख पाते पढ़ते समय, उन सब चीज़ों को हम एक बार में परीक्षा में सीख लेते हैं। है जो 25 नवंबर 1982 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार थे। कैसे थे? प्रसिद्ध नाटककार थे। दुर्गा प्रसाद देखेंगे मिश्र का जन्म 1860 ईस्वी, उनकी मृत्यु 1910 को। हिंदी पत्रकारिता के जन्मदाताओं एवं प्रचारकों में शुमार किया जाता है।
उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत काशी से निकलने वाली साहित्यिक पत्रिका कविवचन सुधा के संवाददाता के रूप में की। दुर्गा प्रसाद मिश्र ने 1878 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका भारत मित्र के साथ प्रबंध संपादन के रूप में जुड़े, जिसका संपादन पंडित छोटूलाल मिश्र ने किया था। किसने किया था? तो छोटूलाल मिश्र ने किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी को। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवियों में स्थान है। इनका स्थान क्या है? प्रमुख कवियों में इनका स्थान है। उन्होंने 1930 ईस्वी में प्रेमघन जी द्वारा सरधर्म सभा 1931 ईस्वी में रसिक समाज की मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थापना की थी। तो कहाँ पे किए थे? मिर्जापुर में। वर्ष 1938 में आनंद कादम्बरी नामक मासिक पत्रिका प्रकाशन किया था। तो ये आपसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी पत्रिका किसकी है, मिलाने के लिए प्रश्न बनते हैं, तो आप ध्यान देंगे। तो आनंद कादम्बरी पत्रिका किसकी है? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की। फिर आप आगे देखेंगे पत्रिका जो है नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। 1949 ईस्वी नागरी नीरद नामक साहित्यिक का संपादन एवं प्रकाशन प्रारंभ किया। प्रेमघन ने प्रेमघन सर्वस्व नाम से हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज ने 2 भागों में प्रकाशित किया। कितने भागों में? 2। प्रेमघन हिंदी साहित्य सम्मेलन के तृतीय कलकत्ता अधिवेशन में सभापति 1912 ईस्वी में मनोनीत हुए। तो क्या कि ये सभापति भी बन गए थे। नेक्स्ट देखेंगे उनके प्रमुख कृतियां आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा, जीर्ण जनपद, हार्दिक, हर्षादर्श, वर्षा बिंदु, भारत सौभाग्य, भारत भाग्योदय, प्रयाग, रामागमन, अलौकिक, लीला, संगीत, सुधा सरोवर आदि। नोट देखेंगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इनका। प्रेमघन कृतियों का संकलन उनके पौत्र दिनेश नारायण उपाध्याय ने प्रेमघन सर्वस्व के नाम से हिंदी साहित्य सम्मेलन में 2 भागों में किया। कितने में किया? 2 भागों में प्रकाशित करवाया। नेक्स्ट 12 नंबर का प्रश्न है, आप आज देखेंगे हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए 1947 में कौन सी संस्था गठित हुई? तो नागरी प्रचारणी सभा काशी, बिहार राष्ट्र परिषद पटना, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। तो इस प्रश्न का जो विकल्प है वो जो है कि अयोग्य घोषित किया गया है। इसकी व्याख्या देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आप इसे याद रखिएगा। इस प्रश्न को आयोग द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया है क्योंकि दिए गए विकल्पों की स्थापना इस प्रकार है। नागरी प्रचारणी सभा काशी, इनकी स्थापना 16 जुलाई 1893 में को श्याम सुंदर दास ने की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र फुफेरे भाई बाबू रामकृष्ण दास इसके पहले अध्यक्ष बने थे। ये फुफेरे भाई थे, बार बार प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखिएगा। 1893 ईस्वी में भारत ख्याति के विद्वान इसके सदस्य बने, जैसे पंडित सुधाकर द्विवेदी, इब्राहिम जॉर्ज गियर्सन, अम्बिका व्यास, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। बिहार राष्ट्रभाषा, बिहार के बारे में देखेंगे। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना, इस परिषद की स्थापना उद्घाटन 11 मार्च 1951 को बिहार के तत्कालिक राज्यपाल माधवी श्रीहरि अड़े की अध्यक्षता में हुई थी। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की ओर से त्रैमासिक परिषद पत्रिका का भी प्रकाशन किया जाता है, जिसमें सामान्यतः शोध रचनाएं होती हैं। कैसी रचनाएं होती हैं? तो शोध रचनाएं, आप याद रखेंगे। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज, लोगों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 10 अक्टूबर 1910 को वाराणसी में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय एवं पहले महामंत्री राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने स्थापना की। के 1 वर्ष बाद 1911 में सम्मेलन प्रयागराज इलाहाबाद में, जिसका मतलब पहले इसका इलाहाबाद नाम था, फिर प्रयागराज हुआ, फिर इलाहाबाद हुआ, फिर वर्तमान में प्रयागराज है, में स्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, जिसे महात्मा गांधी ने स्थापित किया था। दोस्तों ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र के वर्धा में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना 1836 ईस्वी में महात्मा गांधी राजर्षि टंडन जी की प्रेरणा से की गई थी। अब नेक्स्ट देखेंगे स्थापना, देखिए इसके संस्थापकों में उपरोक्त के अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेठ जमनालाल बजाज, राजर्षि पुरुषोत्तम दास, आचार्य काका कालेलकर, बाबा राघव दास, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, श्री शंकर देव, श्री हर शर्मा, ब्रिजलाल बियाड़ी, श्री नर्मदा प्रसाद सिंह, पंडित बेयोगी हरि आदि प्रमुख थे। अब नेक्स्ट एक अच्छा सा प्रश्न है जो बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, आप ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को।
13 नंबर का प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो ये प्रश्न बहुत इजी था और कुछ प्रश्न इजी परीक्षा में आते ही हैं दोस्तों। आइए हम पढ़ेंगे अब जो है कि श्याम सुंदर दास के बारे में, उनकी कृतित्व व्यक्तित्व के बारे में। हिंदी साहित्य के प्रतिनिधि पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन सन 1900 में इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा किया गया था। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन का प्रस्ताव इंडियन प्रेस के मालिक चिंतामणि घोष ने नागरिक प्रचारणी सभा के सम्मुख रखा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो ये प्रश्न बहुत हजारों बार पूछा जाता है, कम से कम इसे तो जरूर याद रखिएगा। ये जो है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से 1920 तक, पूरे 17 साल इस पत्रिका का संपादन कार्य किए थे, तक इसके संपादक रहे। उनसे पूर्व श्याम सुंदर दास 1901 ईस्वी तक संपादक थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम ज्ञानवर्धन के साथ साथ राष्ट्रीयता का प्रचार करने के उद्देश्य से हरिओद, मैथिली शरण गुप्त आदि को भी योगदान दिया। तो ये जो है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा था ना कि उपेक्षित नारियों पे आप कविताएं लिखिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ महिला के इर्द गिर्द ही कविता लिखे जाए, चींटी से लेके हाथी तक की कविताएं की जा सकती हैं। उसी के अंतर्गत जो है आप पढ़े भी होंगे कि जो है कि इनकी एक कविता थी ना, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे अब सरस्वती पत्रिका, हरिओद और ये मैथिली शरण गुप्त जी की बहुत सारी कविताएं हैं जो महिलाओं के केंद्रित हैं और राष्ट्र प्रेम पे हैं। हरिओद जी भी ने बहुत सारे जो है कि वातावरण और मौसम, बहुत सारी चीज़ों को समेट कर कविता लिखने का कार्य किया है। तो इन्होंने तो सूरज पे भी, लालिमा पे भी कविताएं लिख दी है। तो इन सब सारी चीज़ों को जिसमें राष्ट्रीयता का प्रसार हो, इन सब चीज़ों का ध्यान में रख के कविता किए थे। नेक्स्ट देखेंगे, जनवरी 1900 में संस्थापक चिंतामणि घोष ने संपादक मंडल की स्थापना किया गया, जिसमें किशोरीलाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास, बाबू राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्ती आदि प्रमुख थे। ये लोग कितने थे? प्रमुख लोग थे। 1901 में संपादन का कार्य श्याम सुंदर दास ने बिना पारिश्रमिक लिए किए। आप ध्यान देंगे कितने अच्छे लोग थे उस समय। आज के दिन में बिना पैसे के कोई कुछ नहीं करता। जनवरी 1903 से 1920 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पत्रिका का संपादन करते हुए खड़ी बोली को नई ऊंचाइयां प्रदान की। ये भी इनका बहुत बड़ा योगदान है हिंदी जगत में। जब तक शुद्धता जानी जाएगी तब तक महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम अमर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, तत्पश्चात 1921 से 1925 तक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, 1927 से में पंडित देवीदत्त शुक्ल, 1928 में पुनः पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, 1929 से 1946 तक पंडित देवीदत्त शुक्ल संपादक रहे। तो ये नहीं कि पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी तक ही सीमित थे। अब यहाँ पे आपको नया फैक्ट मिल रहा होगा दोस्तों। उम्मीद है कि वीडियो व्याख्यान आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आएगा तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा दोस्तों, इतनी मेहनत के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, 1946 में उमेश चंद्र मिश्रा देवी दयाल चतुर्वेदी मस्त संपादक बने, लेकिन उमेश चंद्र बाद में हट गए। तब से 1955 तक देवी दयाल चतुर्वेदी संपादक के रूप में बने रहे। तत्पश्चात 1956 से 1976 तक श्री नारायण चतुर्वेदी भैया साहब संपादक बने। श्री नारायण चतुर्वेदी का दूसरा नाम है भैया साहब। अब नेक्स्ट देखेंगे, जून 1980 में धना भाव के कारण इस पत्रिका का संपादक बंद हो गया। उस समय इसके संपादक निरीश राय थे, निशीथ राय थे दोस्तों, याद रखिएगा इनका नाम। 40 वर्षों के अंतराल के बाद सरस्वती का पुनः प्रकाशन 2020 में शुरू किया गया। ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया फैक्ट क्वेश्चन है दोस्तों। शुरू किया गया, जिसके संपादक डॉक्टर देवेंद्र शुक्ल, अनुपम परिहार बने। कौन कौन थे? देवेंद्र शुक्ल, अनुपम परिहार बने। और देखेंगे, जनवरी 2022 में इस पत्रिका के संपादक के रूप में रविनंदन सिंह एवं अनुपम परिहार कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में यह पत्रिका क्या है? वर्तमान में भी यह पत्रिका आपके बीच है। और इसके संपादक कौन है? तो रविनंदन सिंह और अनुपम परिहार। 1922 जनवरी में पत्रिका 1922 तक का यहाँ आपके पास जो है कि डाटा है दोस्तों। आगे चलते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, ए स्केच ऑन हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो ये हैं जो है कि ए नंबर FEK, बी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सी मौलवी करीमुद्दीन, डी एडविन ग्रिब्स। तो इसके हैं आंसर होगा डी एडविस ग्रिब्स। ए स्केच ऑन हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं एडविन ग्रिब्स। ठीक है,
नेक्स्ट चलेंगे जो है कि 15 नंबर के प्रश्न को देखने का कार्य करेंगे। और साहित्य परीक्षा जो है कि कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप हमारे साथ देखिए, जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर। ये देखिए, इसे नोट डाउन भी कीजिएगा दोस्तों। देखिए, हिंदी साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हम उनके लेखक। पहला है इस्तवार दला इस्तवार दला लित्युत्तर एंदुई एंदुई हिंदुस्तानी, फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है। यह पुस्तक है हिंदी भाषा की पहला जो है कि साहित्यिक ग्रंथ है दोस्तों। इसके लेखक हैं गारसाद तासी। नेक्स्ट देखेंगे तबका तरसुआ आहा में तज़किरा नुई जू आहा ई हिंदी, मौलवी करीमुद्दीन शिव सिंह सरोज का है, जिसका प्रकाशन 1883 में हुआ था। शिव सिंह सेंगर। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में जॉर्ज ग्रियर्सन की। मिश्र बंधु विनोद की पुस्तक है। मिश्र बंधु विनोद का जो है कि मिश्र बंधु विनोद की जो पुस्तक है 4 भागों में है। प्रथम 3 भाग 1913 में, चतुर्थ भाग 1934 में। मिश्र बंधु विनोद इसके लेखक हैं। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1918 अंग्रेजी भाषा में है। एडिसन ग्रिप्स इसके प्रकाशक हैं, मतलब संपादक हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1940, कहीं कहीं 1929 भी देता है दोस्तों, 1940 दिया हुआ है, तो ये भी याद रखना होगा। नेक्स्ट देखेंगे हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ग्रंथ है, तो ये है सिद्धांत 1938 ईस्वी राम कुमार वर्मा। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 हजारी प्रसाद। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ये भी इन्हीं का है, 1952 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट पुस्तक देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित पुस्तक है नगेंद्र की। रीति काव्य की भूमिका ये भी नगेंद्र की है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ये भी इन्हीं की पुस्तक है, बच्चन सिंह की। नेक्स्ट देखेंगे हिंदी साहित्य का संपादित धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी काव्यधारा ये भी संपादित है राहुल संकीर्तन। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिल बिलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग में है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी की पुस्तक है, 2 भागों में है। हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह तोमर की है। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री का जी का है। और हिंदी साहित्य और संवेदना रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक है। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य अज्ञेय जी की है, इसे आप याद रखेंगे क्योंकि यह बहुत कम मिलती है, ठीक है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंदुलाल वाजपेयी। आधुनिक साहित्य इन्हीं का है। हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल का है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है, ये किसका है, तो ये है सुमन राजे का। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास है विश्वनाथ त्रिपाठी का। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास है तो अयोध्या सिंह हरिओध जी का है। हिंदी साहित्य विमर्श है पदमलाल पुन्नालाल बख्शी का। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है नागरी प्रचारी सभा काशी द्वारा। कितने भागों में है, 18 भागों में। अब हम देखेंगे आज की इस प्रश्नोत्तरी में 18 नंबर के प्रश्न को। ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का क्या नाम था। ये भी प्रश्न देखो कितना अंदर से पूछा हुआ है दोस्तों। ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का क्या नाम था, तो राजा नल था। राजा जसवंत सिंह, राजा जय सिंह, राजा हरराज सिंह, तो ये क्या था, राजा नल था। नेक्स्ट देखेंगे इसकी व्याख्या। ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का नाम राजा नल था। ढोला मारूरा दुहा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। कैसा है, लोक भाषा काव्य है, जिसमें राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू की प्रेम कथा का वर्णन है। राजस्थान में आज भी इस प्रेम जोड़े का जिक्र यहाँ के लोक गीतों में किया जाता है। मुख्यतः दोनों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने इस कुछ चौपाइयों को जोड़कर विस्तार करते हुए नया रूप प्रदान किया। तो कुछ प्रेमी होते हैं उनको विस्तार देने के लिए आप देखेंगे। 16 नंबर का प्रश्न है गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता किस विद्वान की है, तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। राहुल से कीर्तन ऑप्शन में है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं, डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल भी हैं। व्याख्या देखेंगे गोरखनाथ का समय डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल ने 11वीं शताब्दी माना है, ठीक है। डॉक्टर राहुल संकीर्तन 845 ईस्वी माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी गोरखनाथ का समय 9वीं शताब्दी माने हैं के मध्य मानते हैं। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा गोरखनाथ का जन्म 13वीं शताब्दी मानते हैं। प्रश्न भी कुछ ऐसा ही पूछा गया था। तो ये पूछा गया था कि गोरखनाथ का समय 11वीं
है। यह मान्यता किस विद्वान की है? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की है। नाथ पंथ सिद्धों 17 नंबर का प्रश्न है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छट कर निकला है। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। बी है राहुल संकीर्तन का। सी शिव सिंह सेंगर का। डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो यह भी क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अब थोड़ी सी व्याख्या इस प्रश्न की देख लेंगे, आगे चलेंगे। अब देखिएगा, लेखक नाथ पंथ संबंधी प्रमुख तत्व। राहुल सिंह कीर्तन ने कहा है नाथ साहित्य सिद्धों की परंपरा का ही एक विकसित रूप है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, नाथों की भाषा कुछ कर्कश और फक्कड़ी भाषा है जिसमें सपाट बयानी है। डॉक्टर नगेंद्र सिद्धों का वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना प्रणाली की प्रतिक्रिया स्वरूप है। क्या है? प्रतिक्रिया स्वरूप है। दोस्तों, जो भी चीज़ें नई हों आप उन्हें नोट डाउन कीजिएगा, खासकर व्याख्या को बहुत आराम से देखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आदिकाल में नाथपंथियों का हठ योग साधना प्रणाली आरंभ हुई। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, संपूर्ण संत साहित्य नाथ साहित्य पर ही अवलंबित है। नाथों की परंपरा का ही विकसित रूप संत काव्य धारा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, नाथों के चरमोत्कर्ष का काल 12वीं शताब्दी में से 14वीं शताब्दी के मध्य रहा। विश्वबंधु, इन्होंने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गोरखनाथ की भाषा साधुकड़ी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली है। बिल्कुल सही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, गोरखनाथ ने विभिन्न शैव संप्रदायों को तोड़कर बारह पंथी संप्रदाय स्थापना की। ये भी बात सही है। ठीक है। तुलसीदास जी, गोरख जगायो जो भक्ति भगाए वो, ये कवितावली की पंक्ति है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, किसकी पंक्ति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गोरखनाथ के पृथ्वी राज के समय का बताया है। 18 नंबर का प्रश्न है, दक्षिण के अलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। ये भी आयोग द्वारा प्रश्न जो है कि बाहर कर दिया गया है। दोस्तों, इसकी व्याख्या देखिएगा, व्याख्या से ही चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। जरूरी नहीं एज ए प्रश्न रिपीट हो, व्याख्या से प्रश्न रिपीट होते हैं। देखिएगा कि जो है कि इसकी वजह यह है कि अलवार वैष्णव भक्ति भाव से संबंधित है, जबकि राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार हैं। किसके अवतार हैं? विष्णु के अवतार हैं। प्रश्न हमसे पूछा था, दक्षिण के अलवार संत किस भाषा से संबंधित माने जाते हैं? प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोनों ही किसके अवतार हैं? विष्णु के अवतार हैं। अब अलवार संत भक्ति आंदोलन को जन्मदाता माना जाता है। विष्णु या नारायण की उपासना करने वाले भक्त अलवार कहलाते हैं। अब आप समझ पाए होंगे अलवार किसे कहते हैं ना। अलवार तमिल कवि एवं संत थे। इनका काल 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच माना गया था। उनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाया, जो वेद से तुल्य माना जाता है। ठीक है, वेदों से के तुल्य माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर का, तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? पार्वती मंगल, भैरवी रामायण, गीतावली, कवितावली। तो सभी है, जैसे कि रामायण है तो ये जो है कि रामचरितमानस है तो 7 कांड में, ऐसे करके सारे चीज़ कांडों में विभक्त है। तो यहाँ से पूछा जा रहा है जो विभाजित नहीं है, तो ये विभाजित नहीं है पार्वती मंगल। तुलसीदास की उपरोक्त विकल्प में कृतियों में पार्वती मंगल कृति कांडों में विभाजित नहीं है। पार्वती मंगल गोस्वामी तुलसीदास की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, जिसका विषय शिव पार्वती विवाह है। क्या है? शिव पार्वती विवाह है। पार्वती मंगल में जानकी मंगल के तरह यह भी सोहर को 148 द्वीप दिया एवं हर गीतिका छंद को 16 हर गीतिकाएं हैं। 20 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, आज का ये अंतिम प्रश्न होगा, क्योंकि वीडियो में व्याख्या ज़्यादा हो रही दोस्तों, इसलिए थोड़े प्रश्न कम कवर हो पा रहे हैं। हाँ, उम्मीद है कि आप लोग व्याख्या से काफ़ी प्रश्न को समेटने का कार्य करेंगे। आइए 20 नंबर का और आज का अंतिम प्रश्न देखें, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों, श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? दास्य भाव, सख्य भाव, दाम्पत्य भाव, इसमें से कोई नहीं। तो कैसी भक्ति है? तो ये दास्य भाव की भक्ति है। आयोग द्वारा इसका विकल्प जो है कि ए माना गया है, अर्थात श्रीमन की दास्य भाव की है। ठीक है, इसकी व्याख्या प्रश्न की देख लेंगे और यहीं पे वीडियो एंड कर देंगे दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे। श्री रामानुजाचार्य वैष्णव मत के प्रचारक थे। वैष्णव मत में ईश्वर विषेक मान्यता में दास्य एवं सख्य दोनों भाव तिरोहित है, अर्थात विकल्प ए बी दोनों सही होने चाहिए। रामानुजाचार्य ने उत्तर भारत में वैष्णववाद का प्रचार प्रसार किया था, जबकि उनके शिष्य रामानंदाचार्य ने उत्तर भारत में दास्य भाव की भक्ति का प्रतिपादन किया था। तो मतलब 2 ऑप्शन इसके सही होने चाहिए। ये किस नंबर का प्रश्न है? रसलीन का मूल नाम क्या है? तो ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, सैयद गुलाम नबी है दोस्तों।
यहीं पे वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो व्याख्यान पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। इसके आगे के प्रश्नोत्तरी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे दोस्तों, क्योंकि आप बोर हो जाते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।